दुनिया में कई ऐसी मिस्टीरियस जगह मौजूद है जहां इतिहास की कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं घटी थी जिनके जवाब आज तक नहीं मिल सके। मॉडर्न साइंस ने कई रहस्यों को सुलझाया है, लेकिन कुछ पहेलियां ऐसी है जो आज भी इंसानी समझ से बाहर है। इन्हीं में से एक है इजिप्ट के तपते रेगिस्तान में खड़ा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। हजारों सालों से वक्त की धूल, तूफानों और बदलती सभ्यताओं को झेलने के बावजूद ये विशाल ढांचा आज भी सीना ताने खड़ा है। हैरानी की बात यह है कि जितनी तेजी से मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक रिसर्च आगे बढ़ रही है, इस पिरामिड का रहस्य उतना ही गहरा होता जा रहा है। जरा सोचिए, आज से करीब 4,500 साल पहले जब इंसान के पास ना तो कोई मॉडर्न क्रेन्स थी और ना ही हैवी कंस्ट्रक्शन मशीन्स, तब 23 लाख विशाल पत्थरों को इतनी सटीकता के साथ एक के ऊपर एक कैसे जमाया गया होगा। हैरानी तब और बढ़ जाती है जब पता चलता है कि इन पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 80 टन तक है और इन्हें गीजा से लगभग 800 किलोमीटर दूर आसमान से लाया गया था। बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आखिर उस दौर में ये कारनामा कैसे किया गया होगा? ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा समेत इजिप्ट में मौजूद कुल 138 पिरामिड्स को हजारों साल पहले इस एक्यूरेसी के साथ बनाया गया था, जिससे लगता है कि उस समय के लोगों को अर्थ, डायरेक्शंस और सेलेस्टियल इवेंट्स के बारे में ऐसा ज्ञान था जो मॉडर्न साइंस को समझने में काफी समय लग गया। लेकिन उस दौर में उन्हें आखिर अर्थ के एक्यूरेट साइज, पोलर रेडियस और सोलर इक्विनॉक्स जैसी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स की इतनी सटीक जानकारी कहां से मिली? क्या ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा वाकई महज एक मकबरा था या फिर इसका मकसद कुछ और ही था? कुछ रिसर्चर्स ऐसा क्यों मानते हैं कि महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला को लगता था कि इजिप्ट के ये पिरामिड्स शायद किसी तरह के विशाल एनर्जी ट्रांसमीटर्स की तरह काम करते होंगे। क्या ये पिरामिड सिर्फ इंसानी मेहनत का नतीजा थे या फिर इतिहास के पन्नों में कोई ऐसी लॉस्ट टेक्नोलॉजी दफन है जिसे दुनिया से जानबूझकर छुपाया गया? आइए आज इन महान पिरामिड्स के रहस्यों की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो सच क्या है जिसने हजारों सालों से पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। इजिप्ट अरब वर्ल्ड का एक बेहद प्राचीन और ऐतिहासिक देश रहा है, जहां हजारों साल पहले ऐसे राजाओं ने राज किया जिनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत शोहरत हुआ करती थी। इसी देश में वो नाइल रिवर बहती है जिसे दुनिया की सबसे लंबी नदी माना जाता है। लेकिन आज जब इजिप्ट का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले जिस चीज की तस्वीर दिमाग में उभरती है वो गीजा के पिरामिड्स है। कायरो के साउथ वेस्ट में स्थित गीजा एक विशाल रेतीला इलाका है जो नाइल रिवर के वेस्ट बैंक पर बने एक ऊंचे लाइमस्टोन प्लेटू पर मौजूद है। इसी पर किसी अडिग चट्टान की तरह ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा खड़ा है, जिसकी बेमिसाल बनावट देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबा लेता है। वैसे तो इजिप्ट में लगभग 138 पिरामिड्स मौजूद है, लेकिन ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू भी कहा जाता है, साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस को सबसे ज्यादा हैरान करता है। इसे 2560 बीसी में यानी आज से लगभग 4500 साल पहले बनाया गया था। इसे बनवाने वाले फेरो खुफू ओल्ड किंगडम की 4th डायनेस्टी के सेकंड रूलर थे। इस दौरान में इजिप्ट में सम्राटों को फेरो कहा जाता था और उन्हें केवल राजा नहीं बल्कि ईश्वरीय शक्ति का सिंबल भी माना जाता था। लेकिन गीजा के इस ऊंचे पठार पर सिर्फ ग्रेट पिरामिड ही नहीं बल्कि आर्किटेक्चर के कई और बेजोड़ नमूने भी मौजूद हैं। ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू के ठीक पास पिरामिड ऑफ खफरे, जिसे खुफू के बेटे खफरे ने बनवाया था। वही थोड़ा आगे पिरामिड ऑफ मेनकाउरे दिखाई देता है, जिसे खफरे के बेटे मेनकाउरे ने बनवाया था। इन 3 मुख्य पिरामिड्स के अलावा कई छोटे छोटे क्वींस पिरामिड्स भी मौजूद है, जिन्हें राजाओं की पत्नियों और शाही परिवार के सदस्यों के लिए बनाया गया था। इनके अलावा पूरे इलाके में ग्रेट स्फिंक्स की विशाल मूर्ति, कई मॉर्चुरी टेम्पल्स और मस्तबाज यानी अधिकारियों के मकबरे का एक पूरा जाल बिछा हुआ है, जो इस जगह को एंशिएंट आर्किटेक्चर का एक ग्रैंड सेंटर बनाता है। जब बात आती है कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को आखिर बनाया कैसे गया, तो यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। इसे बनाने में जिस लेवल की इंजीनियरिंग, प्लानिंग और मैथमेटिक्स का इस्तेमाल हुआ, उसे देख आज भी साइंटिस्ट अपना सर पकड़ लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में लोहे का इस्तेमाल इतना आम नहीं था, इसलिए एंशिएंट इजिप्शियंस मेनली कॉपर के औजारों का उपयोग करते थे। क्योंकि तांबा एक नरम धातु है, इसलिए उसे मजबूत बनाने के लिए उसमें आर्सेनिक मिलाया जाता था। इन्हीं कॉपर और आर्सेनिक से बनी छेनियों और लकड़ी के हथौड़ों की मदद से पत्थरों को ठोक ठोक कर इतनी सटीकता से तराशा गया कि उनके जॉइंट्स आज भी लगभग परफेक्टली फिट
फिट दिखाई देते हैं। हैरानी की बात यह भी है कि पिरामिड के अंदरूनी हिस्सों में ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया था। ग्रेनाइट अर्थ के सबसे कठोर पत्थरों में से एक माना जाता है, जिसे आज मॉडर्न मशीन से भी काटने में पसीने छूट जाते हैं। तब आखिर हजारों साल पहले इसे आखिर कैसे काटा गया होगा? सैकड़ों सालों की रिसर्च के बाद आर्कियोलॉजिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि एंशिएंट इजिप्शियंस ग्रेनाइट को काटने के लिए एक बेहद कठोर पत्थर डोलेराइट का इस्तेमाल करते थे। पत्थरों को बड़े ब्लॉक्स में तोड़ने के लिए वो चट्टानों की कुदरती दरारों में सूखी लकड़ियां फंसा देते थे और फिर उन पर पानी डालते थे। जैसे ही लकड़ी पानी सोखकर फैलती थी तो उसका दबाव इतना बढ़ जाता था कि विशाल चट्टानें भी टूटकर अलग हो जाती थी। इसी तरह बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक्स तैयार किए जाते थे, जिन्हें बाद में पिरामिड्स के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाता था। माना जाता है कि पिरामिड को तैयार करने के लिए 20 से 30 हजार स्किल्ड वर्कर्स ने 20 सालों तक दिन रात मेहनत की थी। गीजा के पास हुई आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज से पता चलता है कि ये लोग कोई गुलाम नहीं थे, बल्कि ट्रेन्ड वर्कर्स और कारीगर थे, जिन्हें सबसे बेहतरीन सुविधाएं दी जाती थी। उन्हें पहनने को अच्छे कपड़े, खाने को भरपूर राशन और रहने के लिए पक्के मकान दिए जाते थे, ताकि वो लंबे समय तक कंस्ट्रक्शन साइट के पास रहकर लगातार काम कर सके। जब किसान अपने काम से फ्री हो जाते तो वो भी राजा के सम्मान में पिरामिड बनाने के लिए हाथ बटाने आ जाते थे। इस तरह हजारों लोगों की लगातार मेहनत और बेहद सख्त प्लानिंग के बाद करीब 20 साल में ये पिरामिड बनकर तैयार हुआ। लेकिन जब ये कंप्लीट हुआ तो इसकी विशालता ने सबको हैरान करके रख दिया। इसमें कुल मिलाकर लगभग 23 लाख विशाल पत्थर लगाए गए थे। इसमें लगभग 5.5 मिलियन टन का लाइमस्टोन, लगभग 8000 टन ग्रेनाइट और करीब 5 लाख टन मोटर का इस्तेमाल हुआ था। अगर पूरे पिरामिड का वजन जोड़ा जाए तो ये करीब 5.75 मिलियन टन यानी 57 लाख टन से भी ज्यादा बैठता है। अगर एग्जाम्पल से समझे तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का कुल वजन लगभग 5 लाख टन है, यानी ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा उससे करीब 11 से 12 गुना ज्यादा भारी है। इसमें लगे पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 80 टन तक है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिन पत्थरों का इस्तेमाल इसमें हुआ वो आसमान से लाए गए थे, जो यहाँ से लगभग 800 किलोमीटर दूर है। बिना किसी मॉडर्न क्रेन, एडवांस ट्रांसपोर्ट सिस्टम या हेवी मशीनरी के इतनी भारी मात्रा में पत्थरों को इतनी दूर से लाना और उन्हें मिलीमीटर की प्रिसीजन के साथ एक के ऊपर एक सजाना, ये सब सोच आज के इंजीनियर्स का भी सर चकरा जाता है। ये ढांचा कितना विशाल है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका बेस 13 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। अपनी मूल अवस्था में इसकी हाइट करीब 482 फीट थी और इतिहास में इसकी ऊंचाई का रुतबा इतना बड़ा था कि करीब 4000 सालों तक ये दुनिया का सबसे ऊंचा मैन मेड स्ट्रक्चर बना रहा। लेकिन समय की मार, धूल भरी आंधियों, बारिश और तेज गर्मी के कारण आज उसकी ऊंचाई घटकर लगभग 450 फीट के आसपास रह गई है। असल में आज जो पिरामिड हमें मटमैले पत्थरों का एक पहाड़ जैसा दिखता है वो एंशिएंट समय में ऐसा नहीं था। इसकी बाहरी दीवारें पॉलिश व्हाइट लाइमस्टोन की चमकीली परत से ढकी हुई थी। जब रेगिस्तान की तेज धूप इन दीवारों पर पड़ती थी तो पूरा पिरामिड किसी विशाल हीरे की तरह चमक उठता था। इसके टॉप पर एक खास गोल्ड कैपस्टोन लगाया गया था जिसे पिरामिडियन कहा जाता है। ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके मीलों दूर से ही दिखाई देता था। लेकिन समय के साथ भूकंपों, लूटपाट और बाद की सभ्यताओं द्वारा पत्थरों को निकालकर दूसरी इमारतों में इस्तेमाल करने की वजह से ये चमकदार लाइमस्टोन और सोने का कैपस्टोन गायब हो गया। रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इस ग्रेट पिरामिड की बनावट को सैकड़ों सालों से स्टडी करते रहे हैं और इसके हर एक कोने में उन्हें ऐसी इंजीनियरिंग छिपी दिखी है जिसने सभी को हैरान करके रखा है। सबसे दिलचस्प चीज इसका टेम्परेचर कंट्रोल है। बाहर रेगिस्तान में चाहे कितनी भी जानलेवा गर्मी पड़ रही हो, लेकिन पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास स्टेबल रहता है। एंशिएंट इजिप्शियंस ने इसके अंदर एयर शाफ्ट्स और पत्थरों की ऐसी सेटिंग की थी कि एक नेचुरल एसी की तरह काम करता है, जो उनकी एडवांस आर्किटेक्चर का जीता जागता प्रमाण है। पिरामिड की बनावट में जिस एक्यूरेसी का इस्तेमाल हुआ है और इसका अर्थ की दिशाओं के साथ जो तालमेल है वो भी वैज्ञानिकों को आज तक हैरान करता है। इसकी चारों दीवारें पृथ्वी की चारों दिशाओं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की ओर पूरी सटीकता के साथ अलाइन है। उस एंशिएंट दौर में जब इंसानों के पास कोई कंपास या मॉडर्न सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, तब उन्होंने बिना किसी गलती के ट्रू नॉर्थ का पता कैसे लगाया, यह आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है। इसके अलावा पिरामिड की दीवारों को बारीकी से देखने पर एक और हैरान करने वाली बात सामने आती है। आमतौर पर इसे पहली नजर में देखने पर लगता है कि इसकी केवल 4 साइड्स है, लेकिन हकीकत में इस पिरामिड की 8 साइड्स है। इसकी हर बड़ी दीवार बीच में से हल्की सी अंदर की ओर दबी हुई है, जिससे ये पिरामिड 8 हिस्सों में बट जाता है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि
ये आठों साइट्स खास तौर पर सोलर इक्विनॉक्स के दिन ही साफ दिखाई देती है, जब सूरज की रोशनी एक खास एंगल से इन दीवारों पर पड़ती है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि पिरामिड के डायमेंशंस और अर्थ के साइज के बीच भी एक अजीब सा मैथमेटिकल कनेक्शन है। ग्रेट पिरामिड की पेरीमीटर और उसकी हाइट के रेशो को अर्थ के सर्कमफ्रेंस से जोड़कर देखा जाता है, जिससे कई लोग ये दावा करते हैं कि शायद इसे अर्थ के एक स्केल मॉडल की तरह डिजाइन किया गया था। अर्थ का बिल्कुल एक्यूरेट साइज का पता हमें बहुत बाद में मॉडर्न एरा में चला है, जब इंसानों ने स्पेस में अपनी हाई टेक सैटेलाइट्स भेजकर अर्थ की मैपिंग की। ऐसे में सवाल उठता है कि आज से 4500 साल पहले, जब कोई सैटेलाइट या एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब एंशिएंट इजिप्शियंस को ये सब कैसे पता था। और अगर इस सवाल का जवाब मिल भी जाए तो एक और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर रेगिस्तान की तपती जमीन के बीचों बीच इतनी बड़ी और जटिल इमारत को क्यों बनाया गया। इन विशाल पिरामिड्स को बनाने के असली कारण को लेकर अलग अलग थ्योरीज दी जाती हैं। पिरामिडों के निर्माण के पीछे जो सबसे पहली और सबसे ज्यादा एक्सेप्ट की जाने वाली थ्योरी मानी जाती है, वो है इनका एक टूम यानी मकबरा होना। दरअसल शुरुआत में एंशिएंट इजिप्ट में राजाओं को दफनाने के लिए ऐसे विशाल पिरामिड्स नहीं बनाए जाते थे। उस समय मकबरे आमतौर पर पत्थरों से बने ऊंचे रेक्टेंगुलर चबूतरे जैसे होते थे, जिन्हें मस्तबा कहा जाता था। इनके नीचे एक हिडन चैम्बर बनाया जाता था जहां शव को दफनाया जाता था। लेकिन लगभग 2600 बीसी के दौरान राजा जोसर के समय में इस परंपरा में एक बड़ा बदलाव आया। माना जाता है कि राजा जोसर ने अपनी मौत के बाद खुद को आम लोगों से अलग और भव्य दिखाने के लिए अपने टैलेंटेड आर्किटेक्ट इमहोटेप को एक ऐसा मकबरा बनाने का आदेश दिया जो पहले से बिल्कुल अलग हो। इमहोटेप ने एक के ऊपर एक 6 मस्तबास को इस तरह रखा कि हर ऊपर वाला हिस्सा पिछले से छोटा होता गया। इसी डिजाइन ने दुनिया के पहले स्टेप पिरामिड को जन्म दिया। यह ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट आज भी मेम्फिस के पास सकारा में नाइल रिवर के वेस्ट बैंक पर खड़ा है। इस स्टेप पिरामिड ने भविष्य के शानदार पिरामिड्स के लिए रास्ता खोल दिया और आने वाले राजाओं में अपनी हैसियत दिखाने की एक होड़ लग गई। हर नया राजा चाहता था कि उसका मकबरा पहले से ज्यादा बड़ा और सुंदर हो, लेकिन सीढ़ीदार पिरामिड से एक असली स्मूथ और फ्लैट दीवारों वाले पिरामिड तक का सफर फोर्थ डायनेस्टी के फाउंडर किंग स्नेफ्रू के शासनकाल में पूरा हुआ। स्नेफ्रू ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए और आखिरकार एक ट्रू पिरामिड का निर्माण कराया, जिसने बाद में गीजा के महान पिरामिड्स के लिए रास्ता तैयार किया। इसके बाद इजिप्ट में एक के बाद एक कई पिरामिड्स बनने लगे। इन स्ट्रक्चर्स के लिए लोकेशन भी बहुत मायने रखती थी। एंशिएंट इजिप्शियंस नाइल रिवर को अपनी लाइफलाइन मानते थे और सूर्य के चक्र को जीवन और मृत्यु से जोड़कर देखते थे। उनकी मान्यता थी कि नदी का पूर्वी किनारा जहां सूरज उगता है वो जिंदा लोगों की दुनिया है, वही पश्चिमी किनारा जहां सूरज डूबता है उसे मौत की दुनिया या द लैंड ऑफ द डेड माना जाता था। उनका मानना था कि डूबता हुआ सूरज हर रात परलोक की यात्रा पर जाता है। यही कारण था कि वो अपने मकबरे को नदी के वेस्ट बैंक पर बनाते थे, ताकि मरने के बाद उनकी आत्मा डूबते सूरज के साथ आसानी से अपनी अंतिम यात्रा पर निकल सके। एंशिएंट इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ में इतना ज्यादा यकीन करते थे कि वो मौत को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत मानते थे। उनके अनुसार इंसान की आत्मा दूसरी दुनिया में देवताओं के सामने अपने कर्मों का हिसाब देती है और जो इस परीक्षा में सफल होता है वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। इसी अमरता को पाने की उम्मीद में राजा अपने जीते जी इन शानदार महलों जैसे मकबरों को बनवाना शुरू कर देते थे। वो अपने साथ बड़ी मात्रा में खाना, बेशकीमती खजाना, ज्वेलरी और कपड़े भी दफनाते थे, ताकि परलोक में उन्हें किसी चीज की कमी ना हो। इसके अलावा राजाओं के मरने के बाद उनके शरीर को ममीफाइड करके एक भारी पत्थर के ताबूत में रखकर सील चेम्बर के अंदर सुरक्षित कर दिया जाता था। यही बात ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा समेत इजिप्ट के बाकी पिरामिड्स के बारे में कही जाती है कि इन्हें राजाओं, उनकी रानियों और राजकुमारों की कब्र के रूप में बनवाया गया था। ये थ्योरी काफी ज्यादा मायने रखती है क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को कई पिरामिड्स पर लिखे हुए एंशिएंट स्क्रिप्ट्स मिले हैं जो इन परंपराओं को समझाते हैं। इन दीवारों पर कार्व की गई इस मिस्टीरियस पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज को हायरोग्लिफिक्स कहा जाता है। सदियों तक ये भाषा रहस्य बनी रही, लेकिन 1822 में रोसेटा स्टोन की मदद से इसे डिकोड कर लिया गया, जिससे एंशिएंट इजिप्ट के इतिहास को समझने का रास्ता खुल गया। लेकिन हैरानी की बात तब सामने आई जब आर्कियोलॉजिस्ट ने सालों की मेहनत के बाद ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर झांक कर देखा तो उन्हें वहां कोई मम्मी या खजाना नहीं मिला, बल्कि सिर्फ एक खाली ताबूत मिला। ऐसा माना जाता है कि वो ताबूत सम्राट खुफू का रहा होगा, लेकिन शायद लुटेरों ने हजारों साल पहले ही वहां का सारा कीमती सामान लूट लिया होगा। लेकिन बहुत से लोग इसमें विश्वास नहीं करते और मानते हैं कि शायद ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का असली मकसद सिर्फ एक टूम से कहीं ज्यादा बड़ा था और इसी सवाल ने समय के साथ कई नई थ्योरीज को जन्म दिया। गीजा के ग्रेट पिरामिड को लेकर सबसे
रोमांचक और विवादित थ्योरी ये है कि ये कोई साधारण ट्यूब नहीं बल्कि एक एंशिएंट पावर प्लांट था जो पूरी दुनिया को बिजली पहुंचाने की क्षमता रखता था। इस थ्योरी को मानने वाले कुछ रिसर्चर्स का दावा है कि एंशिएंट इजिप्शियंस टेक्निकली इतने एडवांस थे कि उन्हें बिजली पैदा करने के कुछ ऐसे तरीके आते थे जिन्हें हम आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। इस दावे के पीछे एक दिलचस्प तर्क पिरामिड में इस्तेमाल हुए पत्थरों का साइंटिफिक सिलेक्शन है। इसके अंदरूनी हिस्सों में डोलोमाइट और ग्रेनाइट जैसे पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं जो प्रेशर बढ़ने पर पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा कर सकते हैं। कुछ थ्योरीज का मानना है कि पिरामिड के लाखों टन वजन का दबाव इन पत्थरों पर पड़ने से इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता होगा और पिरामिड के टॉप पर लगा गोल्ड कैपस्टोन उस एनर्जी को बाहर की ओर ट्रांसमिट करने में मदद करता होगा। इस पावर प्लांट थ्योरी का सबसे डिटेल में 1998 में ब्रिटिश लेखक क्रिस्टोफर डन ने अपनी किताब द गीजा पावर प्लांट में रखा था। उन्होंने दावा किया था कि ग्रेट पिरामिड असल में एक विशाल मशीन की तरह काम करता था जो हाइड्रोजन और हार्मोनिक रेजोनेंस की मदद से एनर्जी जनरेट कर सकता था। हालांकि ये थ्योरी काफी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इसने पिरामिड्स को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया जरूर दे दिया। दिलचस्प बात यह है कि महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला भी मानते थे कि अर्थ के सरफेस और उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का यूज करके बिजली को बिना वायर के पूरी दुनिया में भेजा जा सकता है। उन्होंने इसे साबित करने के लिए वार्डन क्लिफ टावर पर काम शुरू किया था। कुछ लोग टेस्ला की इसी सोच को पिरामिड्स की ज्योमेट्री और उनकी लोकेशन से जोड़कर देखते हैं और मानते हैं कि शायद एंशिएंट सिविलाइजेशंस को भी अर्थ की एनर्जी के बारे में कुछ ऐसी नॉलेज थी जिसे आज की दुनिया पूरी तरह नहीं समझ पाई है। हालांकि मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस इसे सिर्फ एक मैथोलॉजिकल स्टोरी मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये थ्योरी आज भी लोगों को रोमांचित करती है। पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन के पीछे एक दिलचस्प थ्योरी ये भी दी जाती है कि इन्हें अनाज जमा करने के भंडार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इस थ्योरी का 12th सेंचुरी के क्रिश्चियन राइटर बेंजामिन ऑफ ट्यूडेला और बाद में कई बाइबल स्कॉलर्स ने समर्थन किया। उनके इस दावे का आधार बाइबल की एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें जोसेफ ने इजिप्ट में आने वाले 60 साल के भीषण अकाल की भविष्यवाणी की थी और उससे बचने के लिए भारी मात्रा में अनाज जमा करने के लिए विशाल गोदाम बनवाए थे। हालांकि मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट इस थ्योरी को पूरी तरह नकार चुके हैं क्योंकि पिरामिड के अंदर का ज्यादातर हिस्सा ठोस पत्थरों से भरा हुआ है। पिरामिडों के रहस्यों को लेकर एक और बेहद चर्चित और विवादित थ्योरी एंशिएंट एलियंस थ्योरी है। इस थ्योरी को मानने वाले लोग तर्क देते हैं कि हजारों साल पहले इंसान के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी या नॉलेज नहीं थी कि वो गीजा के महान पिरामिड्स जैसी विशाल और एक्यूरेट स्ट्रक्चर खड़ी कर सके। इस थ्योरी को लोकप्रिय बनाने वालों में सबसे मशहूर नामों में से एक नाम मशहूर लेखक एरिक वॉन डानिकेन का है, जिन्होंने अपनी किताब चैरियट्स ऑफ द गॉड में दावा किया कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस की कई कार्विंग्स और मूर्तियों में ऐसे शेप्स दिखाई देती हैं जो अंतरिक्ष यात्रियों जैसे कपड़े पहने हुए लगते हैं और कुछ पिक्चर्स यूएफओ जैसे प्रतीत होते हैं। इस थ्योरी को मानने वाले लोगों का मानना है कि पिरामिड्स असल में एलियंस द्वारा बनाए गए नेविगेशन मार्कर्स या कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर्स की तरह काम करते थे ताकि वो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर सही लोकेशन का पता लगा सके। पिरामिड का ट्रू नॉर्थ के साथ बेहद सटीक अलाइनमेंट और गीजा के 3 बड़े पिरामिड्स का ओरायंस बेल्ट के तारों से जोड़ा जाना भी कई लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हो। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हैं और इन्हें इंसानी मेहनत और एंशिएंट इंजीनियरिंग का अपमान मानते हैं। लेकिन असल मायनों में देखा जाए तो पिरामिड्स के रहस्य का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि उन्हें क्यों बनाया गया, बल्कि असली पहेली ये है कि उन्हें आखिर बनाया कैसे गया। उस दौर में जब क्रेन्स, लोहे के औजार या कमर्शियल व्हील्स जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, तब लाखों भारी पत्थरों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाकर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया होगा। इस पहेली का जवाब खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने कई पॉसिबल कंस्ट्रक्शन मेथड्स बताए हैं। पिरामिड कंस्ट्रक्शन की पहली और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी एक्सटर्नल रैंप की है। कहा जाता है कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने मिट्टी, ईंटों और मलबे से पिरामिड के बाहर एक विशाल ढलान यानी रैंप तैयार की थी। जैसे जैसे पिरामिड की ऊंचाई बढ़ती जाती वैसे वैसे इन रैंप्स को भी आगे और ऊपर तक बढ़ाया जाता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन रैंप्स के किनारों पर लकड़ी के खंभे लगाए गए थे और उन पर रस्सियों को लपेटकर सैकड़ों वर्कर्स एक साथ फोर्स लगाकर पत्थरों को ऊपर खींचते थे। लेकिन कई रिसर्चर्स कई वजहों से ऐसा मानते हैं कि केवल एक बाहरी रैंप के सहारे पूरे पिरामिड का निर्माण करना शायद संभव नहीं रहा होगा। इसलिए एक और साइंटिफिक थ्योरी दी जाती है जिसे इंटरनल रैंप थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के अनुसार पिरामिड के निचले 1/3 हिस्से तक पत्थरों को पहुंचाने के लिए एक एक्सटर्नल रैंप का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उसके बाद के 2/3 हिस्से के लिए पिरामिड के भीतर ही एक घुमावदार रास्ता बनाया गया था जिसके सहारे पत्थरों को धीरे धीरे ऊपर ले जाया जाता था।
2000 के दशक में फ्रेंच आर्किटेक्ट जॉन पियरे हुडिन ने इस आइडिया को कंप्यूटर सिमुलेशंस के जरिए समझाने की कोशिश की थी। उनके मुताबिक पिरामिड के अंदर बने हिडन पैसेजेस इसी कंस्ट्रक्शन टेक्निक का हिस्सा हो सकते हैं। एक और दिलचस्प दावा ये भी किया जाता है कि पिरामिड का ऊपरी हिस्सा पहले बनाया गया था और बाद में नीचे का हिस्सा पूरा किया गया। इस विचार का जिक्र एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस के लेखों में भी मिलता है। पिरामिड बिल्डिंग की एक मॉडर्न थ्योरी हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम पर बेस्ड है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियंस भारी पत्थरों को उठाने के लिए पानी की ताकत का इस्तेमाल करते थे। इस थ्योरी के अनुसार पिरामिड के पास पानी जमा करने के लिए नहरें और टैंक बनाए गए होंगे और पानी के दबाव से पत्थरों को ऊपर उठाया जाता होगा। हालांकि इस थ्योरी के समर्थन में अभी तक बहुत मजबूत सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन इसे एक विवादित आइडिया ही माना जाता है। हाल में एक और दिलचस्प डिस्कवरी सामने आई है। आर्कियोलॉजिस्ट को गीजा के पास 4500 साल पुराना एक प्राचीन पैपिरस डॉक्यूमेंट मिला, जिसे डायरी ऑफ मिरर कहा जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि लाइमस्टोन के बड़े ब्लॉक्स को नाइल रिवर के रास्ते नावों में लादकर गीजा तक पहुंचाया जाता था। इससे कम से कम इतना तो साफ हो जाता है कि पत्थरों को लंबी दूरी तक लाने के लिए नाइल रिवर और उससे जुड़ी नहरों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब ये भारी पत्थर नदी से उतारकर जमीन पर लाए जाते थे, तब सवाल उठता है कि उन्हें रेगिस्तान की रेत पर आगे कैसे ले जाया जाता था। इसी को समझाने के लिए एक और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी जाती है, जिसे वेट सैंड एंड फ्रिक्शन थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के अनुसार एंशिएंट इजिप्शियंस पत्थरों को लकड़ी की बनी बड़ी स्लेज पर रखकर खींचते थे। फिजिक्स के नजरिए से सूखी रेत पर भारी वजन खींचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रेत स्लेज के आगे इकट्ठी होकर एक ढेर बना देती है। लेकिन अगर रेत को हल्का सा गीला कर दिया जाए तो वो ज्यादा सख्त हो जाती है और फ्रिक्शन काफी कम हो जाता है। इससे वही भारी पत्थर आधी ताकत में भी खींचा जा सकता है। इसका सबसे बड़ा सबूत एक एंशिएंट वॉल पेंटिंग से मिलता है, जो टूम्ब ऑफ जेहोतीहोतेप में मिली थी। इस चित्र में कई मजदूर एक बड़ी मूर्ति को स्लेज पर खींचते दिखाई देते हैं और ठीक सामने एक आदमी रेत पर पानी डाल रहा है। रिसर्चर्स का मानना है कि यही सिंपल लेकिन स्मार्ट तरीका इस्तेमाल करके एंशिएंट इजिप्शियंस भारी पत्थरों को कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाते थे। आज गीजा के पिरामिड्स महज पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि मानव इतिहास की सबसे गौरवशाली धरोहर है। आज ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है और हर साल दुनिया भर से लाखों लोग इन्हें देखने इजिप्ट आते हैं। वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से इनके रहस्यों को समझने की कोशिश भी जारी है। पिरामिड के अंदर छिपे रहस्य को समझने के लिए एक्सपर्ट्स ने कई बार छोटे छोटे छेद करके उसके भीतर रोबोटिक कैमरास भी भेजे हैं। जब एक ऐसे ही रोबोट ने अंदर जाकर फुटेज भेजी तो रिसर्चर्स हैरान रह गए। अंदर की दीवारों पर लाल रंग से कुछ अजीब से सिंबल्स और लेटर्स लिखे हुए दिखाई दिए। माना जाता है कि शायद ये मार्क्स उस समय के वर्कर्स या इंजीनियर्स ने कंस्ट्रक्शन के दौरान लिखे होंगे, लेकिन इनका असली मतलब आज भी पूरी तरह समझ नहीं आ पाया है। इतना ही नहीं, रिसर्चर्स का मानना है कि पिरामिड के अंदर अभी भी कई हिडन चेम्बर्स हो सकते हैं। उनके अंदर क्या है ये आज तक पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। हाल के सालों में साइंटिस्ट का ध्यान पिरामिड की नीचे की जमीन पर भी गया है। 2025 में कुछ एक्सपर्ट्स ने ये पॉसिबिलिटी जताई कि ग्रेट पिरामिड जिस लाइमस्टोन प्लेटू पर खड़ा है उसके नीचे भी अंडरग्राउंड पैसेजेस हो सकते हैं। हालांकि अभी इस पर रिसर्च जारी है, लेकिन अगर भविष्य में इन स्ट्रक्चर्स की पुष्टि होती है तो हो सकता है कि पिरामिड से जुड़े कुछ और बड़े रहस्य सामने आए। दुनिया के 7 एंशिएंट वंडर्स में से एक ये पिरामिड्स आज भी अर्थक्वेक, वॉर्स और समय की मार झेलते हुए अडिग खड़े हैं। फ्यूचर में इंसान चाहे जितनी तरक्की कर ले, लेकिन जब भी इंजीनियरिंग मार्वल्स की बात होगी तो ग्रेट पिरामिड का नाम सबसे ऊपर आएगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 11 साल का एक जर्मन बच्चा हेलमट सोने के लिए बेड पर जाता है, पर अचानक वो अपने पेरेंट्स को सीरियस टोन में कुछ बातें करते सुनता है। बच्चे के फादर अपनी वाइफ से कहते हैं कि लगता है अब समय आ गया है कि हम पूरे परिवार को खत्म कर दें, या केवल मैं सुसाइड कर लूं। बच्चे के फादर की आवाज में एक डर होता है और इस डर को बयां करते हुए वो आगे अपनी वाइफ से कहता है कि अब एलाइज हमारे साथ वही करेंगे जो हमने जूस के साथ किया। अब हेलमट उस समय इस बात को सुनकर कुछ रिएक्ट नहीं करता और सो जाता है। अगले दिन उस बच्चे के फादर पूरी फैमिली के साथ जंगल में जाते हैं और पिकनिक मनाते हैं, लेकिन इसके बाद हेलमट के फादर खुद को अपने ऑफिस में गोली मार लेते हैं, जिसके बाद हेलमट उनकी यूनिफॉर्म को फैमिली फायरप्लेस पर जलता देखता है। इस इंसिडेंट के बाद हेलमट को वही रात वाली बात याद आती है और वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अगले 9 साल तक अपने घर पर खाना भी नहीं खाता, केवल इस डर से कि कहीं उसकी माँ उसे खाने में जहर ना दे दे।
अभी हमने आपको जो स्टोरी सुनाई वो केवल एक स्टोरी नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद लोगों की मेंटालिटी थी। इस स्टोरी में हेलमट एक रैंडम जर्मन बॉय था जिसके फादर हिटलर के सपोर्टर थे, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 हारने के बाद डरे हुए थे। ये डर उस समय केवल उनके अंदर नहीं था बल्कि हिटलर के हर सपोर्टर के अंदर था, जिन्होंने हिटलर के कारण युद्ध लड़ा। वो हारे और डर डर के जिए। ये हेलमट के फादर की तरह मारे गए। हिटलर न केवल उनकी मौत का कारण बल्कि करोड़ों लोगों की मौत का कारण रहा है। इसने इतिहास के सबसे बड़े जीनोसाइड्स करवाए हैं। इसने ऐसे कैंप्स बनवाए जहां बच्चे, बड़े और बूढ़ों को गैस चेंबर में डालकर मार दिया जाता था। हिटलर ने दुनिया में अपनी ऐसी तानाशाही दिखाई थी कि आज भी लोग किसी सख्त इंसान को हिटलर से कंपेयर करते हैं। लेकिन हमारे मानने में शायद इस दुनिया में कोई होगा जिसे हम हिटलर से कंपेयर कर सके, क्योंकि इसने जो क्राइम किए वो मानवता को शर्मसार करने वाले काम थे। हिटलर के समय में जो सिचुएशंस थी वो हम केवल पढ़ सकते हैं लेकिन महसूस ना कभी कर सकते हैं और ना कभी करना चाहेंगे। लेकिन कहते हैं हर कहानी के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हिटलर के भी दो पहलू थे। लोग इसे दो तरह से देखते हैं। अब कुछ के लिए ये एक क्रूर तानाशाह था तो कुछ के लिए ये ग्रेट लीडर भी था। हिटलर एक ऐसा लीडर था जो केवल अपनी स्पीचेस के थ्रू ही लोगों के अंदर एक आग पैदा कर देता था। वो लोगों को इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेट करने में काफी माहिर था। लेकिन ऐसा नहीं कि ये बचपन से ऐसा था, बल्कि हिटलर तो बचपन में एक आर्टिस्ट बनना चाहता था या प्रीस्ट बनना चाहता था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने हिटलर को एक प्रीस्ट और आर्टिस्ट बनने की जगह एक क्रूर तानाशाह बना दिया? 20 अप्रैल 1889 को ब्रोनो एम एन नाम की जगह पर हिटलर का जन्म हुआ। ये जगह जर्मनी के बॉर्डर से लगी हुई है। हिटलर ने अलॉय हिटलर और क्लारा पॉजल के घर जन्म लिया, जिन्होंने इसका नाम अडोल्फ हिटलर रखा। ये अपने परिवार का चौथा बच्चा था। हिटलर को अपने परिवार में बड़ी ही प्यार से रखा जाता था। स्पेशली हिटलर की माँ इस पर अपनी जान देती थी, क्योंकि हिटलर से पहले उनके जो भी बच्चे हुए थे वो किसी न किसी वजह से ज्यादा दिन जी नहीं सके। इसका पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था। उसे स्कूल की पढ़ाई और डिसिप्लिन लाइफ फिजूल की बातें लगती थी, जिसके कारण हिटलर और उसके फादर के बीच कभी नहीं बना। इवन हिटलर के फादर कभी कभी तो गुस्से में उसे मारते पीटते भी थे, जिससे परेशान होकर हिटलर ने 8 साल की उम्र में सिंगिंग लेसन्स लेने शुरू कर दिए, जिससे वो चर्च में गाना गाने लगा। चर्च में जाने के कारण ही वो एक समय पर प्रीस्ट भी बनना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि इसी समय हिटलर की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। वो अपने छोटे भाई एडमंड को खो देता है। एडमंड की मीजल्स, जिसे खसरा रोग भी कहते हैं, उसकी वजह से डेथ हो गई, जिसका हिटलर के ऊपर काफी बुरा असर पड़ा। वो अपने भाई को हमेशा याद करता रहता। वो धीरे धीरे एक ऐसा लड़का बन जाता है जो केवल अपने में ही रहना पसंद करता है। इवन इस इंसिडेंट के बाद वो अपने फादर और टीचर्स के साथ भी काफी बुरा बर्ताव करता है। उसने स्कूल्स में भी काफी गंदा परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। हालांकि समय के साथ हिटलर का इंटरेस्ट भी चेंज हुआ और अब वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, जिसके लिए उसने 2 बार आर्ट स्कूल में अप्लाई भी किया था, लेकिन दोनों बार उसे वहां से रिजेक्शन मिला। इसी समय हिटलर एक ऐसा इंसान बनता जा रहा था जिसका इंटरेस्ट जर्मन हिस्ट्री और जर्मन पीपल में था। वो बेशक ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, लेकिन उसका मन जर्मनी की ओर ही भागता था। हिटलर बचपन से ही जर्मनी का नेशनल सॉन्ग गाता, वहां के बारे में पढ़ता, वहां के लोगों से इन्फ्लुएंस होता। हिटलर के भाई की मौत के 3 साल बाद उसके फादर की भी डेथ हो जाती है, जिसके बाद हिटलर को उसकी पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंसेस की वजह से स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। हिटलर के पास अब अपने कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं थे। उसके घर का खर्च भी ऑर्फन्स बेनिफिट से चलता और ऊपर से हिटलर के माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। हिटलर इन सभी चीजों से काफी परेशान था कि अचानक एक दिन उसकी माँ की भी डेथ हो जाती है। 21 दिसंबर 1907 को हिटलर अपनी माँ को भी खो देता है, जिसके बाद वो पूरी तरह से अकेला और अनाथ हो जाता है। उसके पास न रहने को घर था, न खाने को खाना। वो दर दर काम की तलाश में भटकता और रोता। उसके पास खाने या रहने को एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, जिसकी वजह से हिटलर ने लेबर का काम भी किया, पेंटिंग्स बनाई और उन्हें बेचा। कुल मिलाकर जीने खाने के लिए जो किया जा सकता था हिटलर ने वो सब किया। इस तरह से हिटलर एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करने लगा। इसी समय हिटलर का सामना मेयर कार्ल ल्यूगर से हुआ, जो अपनी रेसिस्ट सोच और जर्मन के प्रति लगाव के लिए जाने जाते थे। यही नहीं, हिटलर इस समय मारिया हिल्फ डिस्ट्रिक्ट में रहा करता था,
जहां जर्मन नेशनलिज्म हर दूसरे इंसान में देखने को मिलता था, जिसके कारण हिटलर को जर्मनी और पॉलिटिक्स दोनों में काफी इंटरेस्ट आने लगा। वो मेयर कार्ल लूगर से भी काफी प्रभावित था, जिसके कारण वो ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर्स पढ़ता और हर पॉलिटिकल न्यूज से अपडेट रहने लगा। उसके मन में जूस के लिए इस समय तक कोई नफरत नहीं थी। हिटलर वर्ल्ड वॉर 1 से पहले तक जूस के साथ अपने पेंटिंग बिजनेसेस में डीलिंग्स भी करता था, लेकिन उसके माइंड पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने काफी बुरा असर डाला। हिटलर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जैसे ही सुना, वो जर्मनी शिफ्ट हो गया और उसने आर्मी में जाने का फैसला लिया। हिटलर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एज अ सोल्जर पार्टिसिपेट किया, जहां पहले वो केवल इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता था, लेकिन देखते ही देखते वो जर्मन फोर्सेस में वो एक पॉपुलर फेस बन गया। उसने कई जंग भी लड़े, जिसमें फर्स्ट बैटल ऑफ यिप्रा, द बैटल ऑफ द सोमे, द बैटल ऑफ आरास एंड द बैटल ऑफ पासशंडाले आती है। इन सभी लड़ाइयों में से बैटल ऑफ द सोमे में हिटलर घायल हो गया था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, जिसके कारण उसकी ब्रेवरी को सैल्यूट किया गया और उसे आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। हालांकि वॉर के बाद हिटलर लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। हिटलर को काफी मेजर इंजरीज आई थी। वॉर के एंड तक हिटलर के अंदर जर्मन नेशनलिज्म साफ तौर पर देखी जा सकती थी। जर्मनी का वॉर को हारने का दुख हिटलर को ले बैठा। हिटलर ने मन ही मन सिविलियन लीडर्स, जूस, मार्क्सिस्ट के लिए नफरत पाल ली थी। हिटलर का मानना था कि इन लोगों ने वॉर के दौरान उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। इन लोगों ने वॉर को खत्म किया और ऐसी ट्रीटीज पर साइन किया जिन्होंने जर्मनी को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। हिटलर ने यही से अपने मन में एक आइडियोलॉजी को जन्म दिया, जो बाद में नाजिज्म के नाम से जानी गई। 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा गया, जिसमें एलाइज कंट्रीज यानी इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया ने सेंट्रल कंट्रीज को हरा दिया, जिसमें जर्मनी भी आता था। जर्मनी के हारने के बाद वहां का पॉलिटिकल सिस्टम काफी खराब हो गया था। कोई भी सरकार वहां राज करने के लिए नहीं थी, जिसके कारण सभी पार्लियामेंट पार्टीज को जर्मनी में अपनी गवर्नमेंट बनाने का मौका मिल गया, जिसके लिए एक नई गवर्नमेंट को बनाने की बात सामने आने लगी। नई गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए नेशनल असेंबली ने वाइमर नाम की जगह पर मिलने का फैसला लिया, जहां बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करते हुए एक गवर्नमेंट को बनाया गया, जिसके लिए प्रॉपर वोटिंग्स का सहारा लिया गया, जिसमें वुमेन ने भी अपने वोट डाले। इस गवर्नमेंट को ही वाइमार रिपब्लिक के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि उस समय ज्यादातर जर्मनी की पब्लिक इस रिपब्लिक के खिलाफ थे, क्योंकि इस रिपब्लिक ने ही पीस के नाम पर ऐसी ट्रीटीज पर साइन किया जिसने जर्मनी को बर्बाद कर दिया। इन ट्रीटीज में सबसे हार्श और ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑफ वर्साई थी। ट्रीटी ऑफ वर्साई में इतने हार्श रूल्स और एक्शंस थे, जिसकी वजह से जर्मनी को बहुत बुरे इकोनॉमिकल कंडीशन से गुजरना पड़ा। इस पीस ट्रीटी के कारण ही जर्मनी ने अपनी ओवरसीज कॉलोनीज, 1/10 ऑफ पॉपुलेशन, 13% टेरिटरीज, 75% आयरन और 26% कोल खो दिए। एलाइड पावर्स ने वॉर के बाद जर्मनी पर ऐसे रूल्स इंपोज किए जिससे उनकी कमर ही टूट गई। जर्मनी इस ट्रीटी के कारण दिन पर दिन एक वीक देश बनता चला गया। जर्मनी के जो भी रिसोर्सेज थे, वो सभी रिसोर्सेज एलाइज कंट्रीज ने छीन लिए, जिसके कारण जर्मनी के पास आगे बढ़ने के लिए ना पैसे थे, ना कोई रिसोर्सेज। एलाइड पावर्स ने वॉर का कारण जर्मनी को बताते हुए उसके ऊपर वॉर डैमेजेस का सारा खर्चा भी थोप दिया। जर्मनी को वॉर गिल्ट माना गया और उसे करीब 6.6 बिलियन पाउंड्स देने के लिए मजबूर किया। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस समय में 6.6 बिलियन पाउंड्स कितना ज्यादा अमाउंट होगा। इसके अलावा जर्मनी को अपनी आर्मी पर भी कंट्रोल लगाना पड़ा। कई लोग जर्मनी के खराब हालत का जिम्मेदार वाइमर रिपब्लिक और इनके द्वारा साइन की गई ट्रीटी ऑफ वर्साले को भी मानते हैं, इंक्लूडिंग हिटलर। अब वाइमर रिपब्लिक का दिन पर दिन विरोध होने लगा। कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट मिलकर सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स पर अटैक करने लगे, क्योंकि ये लोग वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे। इस समय नेशनलिस्ट ग्रुप ने वाइमर रिपब्लिक के लीडर्स और सपोर्टर्स को नवंबर क्रिमिनल्स का नाम दिया। नेशनलिस्ट के अकॉर्डिंग ये सभी लोग जर्मनी के क्रिमिनल्स थे, जिन्होंने नेगोशिएट करके वॉर को एंड किया और हार्श ट्रीटीज पर साइन किया। नेशनलिस्ट के इस माइंडसेट ने जर्मनी के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में कई चेंजेस देखे। हिटलर के माइंडसेट पर वर्ल्ड वॉर 1 के एंड रिजल्ट ने भी काफी भारी असर डाला। वॉर खत्म होने के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति तो खराब थी ही, लेकिन
लेकिन इसका असर लोगों की सोच पर भी पड़ा। पॉलिटिशियंस और न्यूज़पेपर पब्लिशर्स ने मर्दों की एक अलग छवि प्लॉट करने की कोशिश की। उनके अकॉर्डिंग आदमी को अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन होना जरूरी था, वहीं वुमेन को केवल घर के कामकाज पर ध्यान देना जरूरी था। इसके अलावा ट्रेंच लाइफ को भी ग्लोरीफाइड किया गया। दरअसल वॉर के दौरान सोल्जर्स बड़े बड़े गड्ढे बनाकर उनमें रहते थे, जहाँ की असलियत मीडिया में दिखाई जाने वाली लाइफ से एकदम अलग थी। असल में सोल्जर्स को इन सभी गड्ढों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इन ट्रेंचेस में उन्हें हार्मफुल गैसेस, रैट्स, एनिमी शेलिंग और गंदगी में रहना होता था। इसके अलावा उस समय वॉर प्रोपेगेंडा और नेशनल ऑनर का दौर भी देखा गया, जिसने पब्लिक को डिक्टेटरशिप की ओर ढकेल दिया। माइंडसेट के अलावा पॉलिटिकल चेंजेस भी देखे गए। वैसे वाइमार रिपब्लिक के खिलाफ ग्रुप्स फॉर्म्स होने लगे, जिसमें स्पार्टसिस्ट लीग एक ऐसा रेवोल्यूशनरी ग्रुप था जो रशिया के बोल्शेविक रेवोल्यूशन से काफी इन्फ्लुएंस था। लोग सोवियत स्टाइल गवर्नेंस अपने देश में भी चाहते थे, जिसके लिए दिन पर दिन प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। अब वाइमार रिपब्लिक ने इन सभी प्रोटेस्ट को शांत कराने के लिए एक मीटिंग की, जिसके बाद उन्होंने फ्री कॉर्प्स का सहारा लिया। फ्री कॉर्प्स वॉर वेटरन्स और जॉबलेस लोगों का वो ग्रुप था जो गवर्नमेंट के लिए काम करता था, लेकिन इनसे भी प्रोटेस्ट पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इवन कुछ समय बाद स्पार्टसिस्ट ग्रुप ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी बनाई, जिसने लगातार वाइमार रिपब्लिक का विरोध किया। जर्मनी की हालत काफी खस्ता होती नजर आ रही थी। लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, पर उन्हें अपनी वॉर की भरपाई भी करनी थी। जर्मनी के गोल्ड रिजर्व्स भी वॉर ने खाली कर दिए थे, जिस कारण इन्होंने एलाइज कंट्रीज को पैसा देने से मना कर दिया। जिसके बाद फ्रांस ने जर्मनी का लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रोर पर कब्जा कर लिया। रोर में दुनिया का सबसे ज्यादा कोल पाया जाता है। इसके बाद जर्मनी ने अपनी बुरी सिचुएशन को ठीक करने के लिए पैसा छापना शुरू कर दिया। पैसे छापने की वजह से देश में नोट्स तो भर गए, लेकिन इनकी वैल्यू गिर गई। अब एक मुट्ठी नोट से एक ब्रेड खरीद पाना भी मुश्किल होने लगा। महंगाई इतनी बढ़ गई कि वहां एक नए शब्द का जन्म हुआ, जिसका नाम था हाइपर इन्फ्लेशन, जिसका मतलब होता है कि महंगाई का हद पार कर जाना। इस वक्त अमेरिका ने जर्मनी की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर अमेरिका में आए भयानक ग्रेट डिप्रेशन की वजह से अब अमेरिका भी पीछे हट गया। द ग्रेट डिप्रेशन के बाद अमेरिका ने जर्मनी को सपोर्ट देना भी बंद कर दिया, जिससे जर्मनी को एक साथ दो झटके लगे। एक यूएसए के फाइनेंशियल एड न आने से, दूसरा दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस के आने से जर्मनी की हालत और बिगड़ती चली गई। 1932 तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% तक कम हो गया, जिससे करीब 6 मिलियन लोग उस समय जर्मनी में अनएम्प्लॉयड घूम रहे थे। लोगों ने सड़क पर नारे लगाने शुरू कर दिए। जर्मनी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि लोगों का सरकार से विश्वास भी डगमगाने लगा था। लोग सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। सरकार की खस्ता हालत देख हिटलर ने इस मौके का फायदा उठाया। हिटलर इस समय सत्ता में आया। यहाँ से हिटलर और नाजिज्म ने जर्मनी में अपनी अलग पहचान बनाई, और यहीं से शुरू हुई हिटलर का नो वन से जर्मनी का अडोल्फ हिटलर द डिक्टेटर बनने का सफर। आर्मी छोड़ने के बाद हिटलर ने 1919 में जर्मनी वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की। ये ग्रुप उस समय इतना बड़ा नहीं था, जिस कारण हिटलर उस ग्रुप में बहुत जल्द शामिल हुआ और अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा ली। हिटलर ने इन सारे ग्रुप मेंबर्स को इकट्ठा किया और उनका सपोर्ट प्राप्त कर लिया, और इस ग्रुप का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दिया, जो आगे चलकर नाजी पार्टी बनी। नाजी पार्टी नाजिज्म से बनी थी। नाजिज्म एक आइडियोलॉजी थी जो हिटलर के टाइम पीरियड में जर्मनी में इंट्रोड्यूस की गई। इसके अकॉर्डिंग लोगों को उनके रेस और अपीयरेंस से जज किया जाता था। लोगों को अपर क्लास और लोअर क्लास के हिसाब से ट्रीट किया जाता था। हिटलर जर्मनी पर राज करने के सपने के साथ निकल पड़ा। इसने अपनी पार्टी को धीरे धीरे बड़ा किया, जिसके बाद इसने 1923 में बवारिया नाम की जगह को सीज करने का प्लान बनाया, लेकिन उसमें ये बुरी तरह से फेल हो गया, जिसके बाद इसे अरेस्ट कर लिया गया, जहां जेल में ही बैठे बैठे ही हिटलर ने एक बुक लिख दी, जिसमें इसने अपने फ्यूचर प्लान्स और अपनी आइडियोलॉजी को साफ तौर पर बयां किया। इस बुक का नाम माइन काम्फ था, जिसका मतलब माय स्ट्रगल होता है। हालांकि ये बुक लोगों में फेमस नहीं हो सकी। हिटलर कुछ सालों बाद जेल से बाहर आया और दोबारा अपनी पार्टी पर काम करने लगा।
हिटलर ने 1930 तक अपनी पार्टी को बड़ा करने के लिए गजब की मेहनत की और 1930 में हिटलर ने ग्रेट डिप्रेशन का फायदा उठाया और लोगों का सपोर्ट हासिल किया। इकोनॉमी स्लो डाउन के चलते जहां लोग पूरी तरह से अपना होप खो चुके थे, वहां हिटलर ने लोगों से एक बेटर फ्यूचर का वादा किया और अपना नाजी प्रोपेगेंडा चलाया। हिटलर ने अपनी इन्फ्लुएंशियल स्पीचेस के थ्रू लोगों को यह विश्वास दिलाया कि अगर वो उसे वोट देंगे तो वो हर साल में उन्हें एक खराब सिचुएशन से बाहर निकालेगा। इस दौरान हिटलर बड़ी बड़ी रैलीज करता, अपनी स्पीचेस देता, लोग इसकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते, जिस कारण इसने बहुत कम समय में पूरे जर्मनी में अपना जादू चलाया, जिसका असर वोटिंग्स में देखने को मिला। 1928 में हिटलर ने पहली बार चुनाव लड़ा था, जहां उसे केवल 2.6% वोट मिले थे। लेकिन इस बार यानी 1932 में हिटलर को किसी भी दूसरी पार्टी से ज्यादा वोट्स मिले। कई रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि हिटलर को 1932 के इलेक्शंस में लगभग 38 मिलियन वोट्स मिले थे। इसके बाद हिटलर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। दरअसल हिटलर इस बात को साफ तौर पर जानता था कि जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी और सस्पेंशन ऑफ सिविल राइट्स के प्रोविजंस है। बस इन्हें लागू करने के लिए इसे एक सही समय का वेट था, जिसके लिए शांत बैठा था। हिटलर की इतनी पॉपुलैरिटी देखकर 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हाइडेनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया। 28 फरवरी 1933 को जर्मन पार्लियामेंट में एक मिस्टीरियस आग लग गई। हिटलर ने सिचुएशन का फायदा उठाया और पूरे जर्मनी में इमरजेंसी लगा दी, जिसमें सिविलियंस से उनके सभी राइट्स को छीन लिया गया। इमरजेंसी के बाद हिटलर इनेबलिंग एक्ट लेकर आया, जिसके पास होने के बाद जर्मनी एक डिक्टेटर कंट्री बन गया। इस एक्ट ने हिटलर को जर्मनी की सारी पावर सौंप दी, जिसके बाद देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज और यूनियंस थे उन्हें बैन कर दिया गया। हिटलर ने कंट्री की इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी और जुडिशरी को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया, जिसके बाद जर्मनी में हिटलर का नियम ही शासन बन गया। हिटलर ने स्पेशल सर्विलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस का भी इंतजाम किया, जो उसके खिलाफ साजिश करने वाले लोगों को पकड़ने का काम करते थे। अब हिटलर के पास जर्मनी की सत्ता तो थी, लेकिन उसे ऑपरेट करने के लिए पैसा नहीं था, जिसके लिए हिटलर ने जर्मनी को एक नई शेप देना शुरू कर दिया। हिटलर ने सबसे पहले हॉलमार्शाल्ट नाम के इकोनॉमिस्ट को हायर किया, जिससे जर्मनी की हालत सुधर सके। हुआ भी ऐसा ही। हॉलमार्क के प्लान्स ने जर्मनी की हालत को सुधारा, जिसके लिए सबसे पहले वो फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट के एम के साथ आगे बढ़ने लगा। इसके अलावा हिटलर के राज में फॉरेन पॉलिसीज में भी सुधार देखने को मिला। हिटलर ने सबसे पहले 1933 में खुद को लीग ऑफ नेशंस से बाहर किया, फिर 1938 में राइनलैंड नाम की जगह को वापस अपने कब्जे में किया, साथ ही ऑस्ट्रिया और जर्मनी को दोबारा एक किया। इसके बाद हिटलर ने वेस्टर्न जर्मनी की ओर अपना रुख मोड़ा और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। हिटलर के इन सभी एक्ट्स में इंग्लैंड ने बिना बोले उसका सपोर्ट किया। वो इसलिए क्योंकि इंग्लैंड को लगता था कि वर्साइली ट्रीटी ने जर्मनी के साथ काफी बुरा किया था। कुल मिलाकर कुछ सालों में हिटलर ने जर्मनी की किस्मत चमका दी थी, लेकिन वो यहाँ रुका नहीं, उसमें और ज्यादा हासिल करने की चाह थी। हालांकि शार्ट ने हिटलर को समझाया भी था कि स्टेट में अभी फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो वो जो करे सोच समझ के करे। लेकिन हिटलर कहाँ किसकी सुनने वाला था। हिटलर इस इंसिडेंट के बाद सबसे पहले तो शार्ट को बाहर करता है और फिर इसने अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए वॉर का डिसीजन लिया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर जर्मनी ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को एक्वायर करेगा तो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज उनके अंडर आएंगे, जिससे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधर सकेगी। सितंबर 1939 में हिटलर पोलैंड पर हमला बोल देता है, जिसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड भी वॉर में शामिल हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन बेल्जियम का साथ देने का वादा करता है, उसी तरह ब्रिटेन ने पोलैंड के साथ भी एक ट्रीटी साइन की होती है, जिसके अकॉर्डिंग ब्रिटेन को पोलैंड का साथ देना होता है। वहीं दूसरी ओर जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन किया होता है, जिससे वो अपनी इंटरनेशनल लेवल पर पावर बढ़ा सके। देखा जाए तो 1940 तक वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के हालात अच्छे थे, लेकिन अपनी पावर के नशे में हिटलर यहाँ एक गलती कर देता है, जिसके कारण जर्मनी वॉर हार जाता है। दरअसल जैसे ही हिटलर को दिखता है कि वो वॉर जीत रहा है, वो लगे हाथ अपने सालों से देख रहे सपने को भी सच करना चाहता है, जिसके अकॉर्डिंग हिटलर ईस्टर्न यूरोप पर कब्जा करना चाहता है।
इस सपने को पूरा करने के लिए हिटलर 1941 में सोवियत यूनियन पर वॉर डिक्लेयर कर देता है, जिसके बाद हिटलर वेस्ट में ब्रिटेन और ईस्ट में सोवियत यूनियन को एक साथ संभालने में नाकामयाब हो जाता है और जर्मन आर्मी को ही बर्लिन तक खदेड़ देती है, जिससे सोवियत यूनियन का भी दुनिया में एक नया दौर देखने को मिलता है। अमेरिका अब तक वॉर से बाहर रहता है, लेकिन जापान पैसिफिक ओशन में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक के कारण अमेरिका भी वॉर का हिस्सा बन जाता है। ये वॉर लंबी चलती है। हिटलर को दिख रहा होता है कि अब उसका वॉर पर से कंट्रोल छूट रहा है, लेकिन वो वॉर एंड होने तक बर्लिन में ही रहने का फैसला लेता है और इसी जगह हिटलर रहस्यमयी तरीके से खुद को और अपनी वाइफ को गोली मार देता है। खुद को शूट करने से पहले हिटलर अपने एसएस फिजिशियन वर्नर हास से पूछता है कि सुसाइड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो वो हिटलर को पिस्टल और पॉइजन के बारे में बताता है, जिसके बाद हिटलर खुद को गन से शूट करता है और दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाह का अंत हो जाता है। अपने पूरे टाइम पीरियड में नाज़ीज़ मास मर्डरिंग के दोषी पाए जाते हैं। नाज़िज्म के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान इक्वल नहीं है। सोसाइटी में अपर क्लास और लोअर क्लास मेंटालिटी एग्जिस्ट करती है। लोगों को रेशियल तरह से ट्रीट करना चाहिए। केवल वो लोग सोसाइटी के टॉप लोगों में आते हैं जो ब्लॉन्ड, ब्लू आइड और नॉर्डिक जर्मन आर्यंस की कैटेगरी में आते हैं। बाकी जूस को नाज़िज्म के अकॉर्डिंग सोसाइटी का सबसे लोअर क्लास माना गया था। इन्हें नाज़ी लोगों का दुश्मन कंसिडर किया जाता था। कुल मिलाकर लोगों को उनके फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता था। नाज़ीज़ केवल प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस को सोसाइटी में प्रेफरेंस देते थे। हिटलर के राज में स्पेशली जूस पर ज्यादा अत्याचार किया गया। नाज़ी जूस को अपना दुश्मन मानते थे। ये दुश्मनी सालों पुरानी थी। नाज़ीज़ का मानना था कि जूस क्राइस्ट के किलर्स थे। जूस के साथ मिडीवल टाइम से ही काफी भेदभाव किया जाता था। किन जूस से नफरत का सबसे बड़ा प्रेजेंट कारण था जर्मनी का वर्ल्ड वॉर 1 में हार जाना। हिटलर का मानना था कि इन्हीं लोगों ने फाइनेंशियली अलाइज की मदद की है, जिसकी वजह से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। हिटलर ने जूस को हमेशा ही इंटरनल ट्रेटर की तरह ही देखा। इन्हें रहने के लिए भी एक सेपरेट एरिया प्रोवाइड किया गया था, जिसे उस समय लोग घेटोस के नाम से जानते थे। हिटलर इन्हें रेस के अकॉर्डिंग डिफाइन करता था, जिस वजह से उसका मानना था कि इनका कन्वर्शन करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि फाइनल एलिमिनेशन ही इनका सॉल्यूशन है। और इस फाइनल एलिमिनेशन का मतलब था मौत। हिटलर का मानना था कि देश के यूथ का पॉलिटिक्स में एक्टिव होना जरूरी है। उसका मानना था कि एक स्ट्रॉन्ग नाज़ी सोसाइटी केवल देश के यंगस्टर्स को नाज़िज्म पढ़ाकर ही बनाई जा सकती है। हिटलर ने स्कूल्स में भी बच्चों को जूस से नफरत करना सिखाया। उसने सबसे पहले सभी जूस टीचर्स को स्कूल से निकाल दिया। उसके बाद सभी नाज़ी बच्चों को जूस के साथ बैठना अलाउड नहीं था। बच्चों को भेदभाव सिखाया जाने लगा। हिटलर ने फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया और बाद में उन्हें गैस चेंबर में डाल दिया गया। केवल गुड जर्मन्स को ही स्कूलिंग का अधिकार था। इवन नाज़िज्म को बच्चों की टेक्स्ट बुक में इंट्रोड्यूस किया गया और उन्हें सिखाया जाने लगा कि उन्हें लॉयल और सबमिसिव बनना चाहिए। साथ ही जूस से नफरत करनी चाहिए और हिटलर की वर्शिप करनी चाहिए। हिटलर के समय में बच्चों को यह समझाया जाता था कि वुमेन मेन से डिफरेंट है और इक्वालिटी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर वुमेन मेन जैसी बन जाएंगी तो सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी। लड़कों को बताया जाता था कि उन्हें अग्रेसिव और मैस्कुलिन बनना है और वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो एक अच्छी माँ बने और प्योर ब्लडेड आर्यंस को जन्म दे। इसके साथ ही वुमेन को अपनी प्योरिटी को भी मेंटेन करना होता था। उन्हें जूस से दूरी बनाए रखने को कहा जाता था। इवन अगर किसी औरत ने अनडिजायरेबल नाज़ी को जन्म दिया तो उसे पनिश किया जाता था और डिजायरेबल नाज़ी को जन्म देने पर उन्हें अवार्ड दिया जाता था। कुछ इस तरह की शिक्षा के साथ जर्मनी नाज़िज्म फैलाया जा रहा था। हालांकि हिटलर के मरने के बाद जर्मनी में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने ये बात समझी कि वॉर सिर्फ नफरत ला सकता है और डिस्ट्रक्शन फैला सकता है। इसी वॉर के खत्म होने के बाद यूनाइटेड नेशंस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बने। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आप इस जगह को क्या बनाना चाहते हैं? जवाब था कि मैं इसे नंबर 1 बनाना चाहता हूँ, सिर्फ रीजन में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। लेकिन इसी ख्वाब के साथ एक तल्ख हकीकत भी जुड़ी हुई है। नादीन दुबई जो खुद को नाकाबिल शिकस्त दिखाता है। इसकी तारीख में ऐसे लम्हात भी आए हैं जब यह शहर मुकम्मल तौर पर खतरे में था।
अबू धाबी जो यूएई का दारुल हुकूमत है, उसकी क़ियादत ने एक वक्त में दुबई को बचाने के लिए 10 अरब डॉलर का रेस्क्यू पैकेज दिया, क्योंकि दुबई की रियल स्टेट मार्केट हद से ज़्यादा सप्लाई का शिकार हो चुकी थी और प्राइसेस गिरने की तवक्को की जा रही थी। नाजरीन, हकीकत यह है कि यूएई की प्रॉपर्टी मार्केट हमेशा एक रोलर कोस्टर रही है। बाहर से दुबई अनटचेबल दिखाई देता है, हर हेडलाइन रिकॉर्ड सेल्स की बात करती है, महीने दर महीने नए रिकॉर्ड्स। शहर एक ग्लोबल बिजनेस हब और लग्जरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। हर नई टावर एंडलेस ग्रोथ का वादा करती है। दुनिया को लग्जरी कार्स, प्राइवेट आइलैंड्स और एक ऐसा शहर दिखाई देता है जो कभी रुकने का नाम नहीं लेता। लेकिन अगर आप उन लोगों से बात करें जो वाकई यहाँ रहते हैं, तो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुनाते हैं। एम्प्टी अपार्टमेंट्स, डेवलपर्स का खामोशी से प्राइसेस कम करना, अरबों डॉलर की कंपनियां अनपेड डेट के पहाड़ तले दबी हुई, और फॉरेन वर्कर्स जो इस शहर की बैकबोन है, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि अब वो भी यहाँ रहने का खर्च बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और नाजरीन, वो बात जो कोई ऊंची आवाज़ में नहीं कहता, ये बूम हकीकी नहीं है, ये एक बबल है जो इतना खिंच चुका है कि एक झटका, क्रेडिट क्रंच, रियल स्टेट पैनिक या फॉरेन इन्वेस्टमेंट में अचानक कमी दुबई को रातों रात तोड़ सकती है। रोशनी अभी रोशन है, लेकिन उनके पीछे वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। दूर से देखें तो लगता है दुबई ने फॉर्मूला क्रैक कर लिया है। नो ऑयल, वेल्थ नो प्रॉब्लम। रेत से एक ग्लोबल हब बना गया। टूरिज्म, फाइनेंस और रियल स्टेट का मरकज। एक ऐसा शहर जहां मिलियनेयर्स जमीन पर पहली ईंट लगने से पहले ही मैंशंस खरीद लेते हैं। क्रेन से भरा स्काईलाइन जो लगता है बाकी दुनिया से तेज फ्यूचर बना रहा है, मगर जब आप ग्लॉसी हेडलाइंस हटाते हैं तो हकीकत सामने आती है। डेवलपर्स ऑफ प्लान सेल से मार्केट भर रहे हैं। बड़े बड़े टावर्स एक ईंट लगने से पहले फरोख्त हो जाते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्हें कसीनो चिप्स की तरह फ्लिप करते हैं। प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं, मगर हजारों अपार्टमेंट्स खाली रह जाते हैं। रात को शहर के कुछ हिस्से गोस्ट टाउन लगते हैं। 50-50 मंजिला इमारतें, मगर खिड़कियों में अंधेरा। 2022 के बाद प्रॉपर्टी प्राइसेस 60% तक बढ़े, मगर क्रैक्स जाहिर होने लगे। एनालिस्ट्स खबरदार कर रहे हैं कि मार्केट तेजी से ओवरहीट हो रही है, सप्लाई बढ़ रही है और प्राइसेस गिरने का खदशा है। ये किसी यूट्यूबर की राय नहीं, बल्कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं जो 15% करेक्शन की पेशगोई कर रही हैं। ट्रेडिशनल मीडिया भी कहने लगी है कि दुबई की रियल स्टेट प्रॉस्पेरिटी खत्म होने वाली है। नाजरीन, खतरा हकीकी है। अगले 2 साल में 2 लाख से ज्यादा नई यूनिट्स आने वाली हैं। ये ग्रोथ नहीं, बल्कि एक बारूद खाना है जो एक चिंगारी का इंतजार कर रहा है। दुबई की क़यादत कहती है सब कंट्रोल में है। वो 2009 की मिसाल देते हैं, जब शहर तकरीबन बैंकरप्ट हो गया था, मगर बेल आउट से बच गया। लेकिन इस बार फर्क ये है कि मसला सिर्फ रियल स्टेट नहीं, बल्कि पूरी इकोनॉमी के नीचे डेड टाइम बॉम्ब दबी हुई है। दुबई का स्काईलाइन सिर्फ शीशे और स्टील से नहीं, बल्कि बोरोड मनी से बना है। स्टेट लिंक्ड कंपनीज और डेवलपर्स पर 160 अरब डॉलर से ज्यादा कर्ज है, जो हर साल रीफाइनेंस करना पड़ता है। कागजों में सब ठीक लगता है, मगर अंदरूनी लोग जानते हैं कि ये खतरनाक बैलेंस है, क्योंकि अब दुनिया चीप मनी से भरी नहीं। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ चुकी हैं, कर्ज रोल ओवर करना मुश्किल और महंगा हो गया है। बड़े डेवलपर्स दबाव में हैं, कुछ मशहूर नाम क्वाइटली रीस्ट्रक्चर हो चुके हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान अब भी हो रहा है, मगर फाइनेंसिंग रेजर थिन है। सब फॉरेन बायर्स पर डिपेंड कर रहा है। अगर उनमें से कुछ भी पीछे हट गए या बैंक्स ने लेंडिंग सख्त कर दी, तो पूरा मार्केट नीचे आ सकता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये डेट चंद ही कंपनियों और फंड्स में जुड़ा हुआ है। अगर एक गिरा तो डोमिनो इफेक्ट शुरू हो सकता है, जो 2009 को रिहर्सल बना दे। नाजरीन, क्या दुबई में मसला है? जी हाँ, और ये बड़ा मसला है। सबसे ज्यादा मुतासिर सेक्टर्स रियल स्टेट, कंस्ट्रक्शन और इनसे जुड़े शोबे हैं। क़यादत कहती है सबक सीख लिया गया है, मगर डेट इकोनॉमी से तेज बढ़ रहा है और आने वाले सालों में रीपेमेंट्स का बोझ भारी है। ये रिकवरी कम और फाउंडेशन के नीचे डायनामाइट रखने जैसा लगता है। और डेट के साथ एक और मसला है, लोग जो इस ख्वाब को चलाने वाले थे, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। दुबई फॉरेन वर्कर्स पर बना, लाखों एक्सपैट्स जिनके बगैर शहर नहीं चलता, मगर अब ले ऑफ्स, महंगी जिंदगी, राइजिंग रेंट्स, एक्सपेंसिव स्कूलिंग और नए टैक्सेस उन्हें बाहर धकेल रहे हैं। फैमिलीज सस्ते मार्केट्स की तरफ जा रही हैं। असर साफ नजर आता है। आधे खाली रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, स्कूल्स के ब्रांचेस बंद, रेस्टोरेंट्स के औकात कम, टैक्सी ड्राइवर्स खाली राइड्स की बात करते हैं, लग्जरी मॉल्स में भी कम रश। सिर्फ आम लोग नहीं, बल्कि वेल्दी इन्वेस्टर्स भी क्वाइटली कैश आउट कर रहे हैं। कुछ मार्केट से कम कीमत पर प्रॉपर्टीज बेचकर सेफर प्लेसेस जा रहे हैं। ये पैनिक नहीं, मगर वार्निंग है, क्योंकि ये मॉडल तभी चलता है जब आने वाले ज्यादा हों और जाने वाले कम। हर खाली अपार्टमेंट अनपेड डेट है। टूरिज्म इस खला को नहीं भर सकता। चंद हफ्तों के टूरिस्ट लाखों एजिडेंट्स का नेमुल बदल नहीं बन सकते।
पहली बार डेकेड्स में बूम की मशीन सुस्त हो रही है और अगर ये रुकी तो पूरा शहर डाउनवर्ड स्पाइरल में जा सकता है। अगर आपको लगता है ऐसा नहीं हो सकता तो 2009 याद करें, जब क्रेन्स रुक गए और प्राइसेस 50% गिर गईं। आज प्राइसेस ज्यादा हैं और डेट इससे भी ज्यादा गहरा। अगला डाउनटर्न हिस्ट्री दोहराने नहीं बल्कि मिटा सकता है। दुबई हमेशा स्टॉर्म से आगे भागता रहा, मगर अगर स्टॉर्म हर जगह आ जाए तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट्स बुलंद हैं, क्रेडिट टाइट है, इन्वेस्टर्स सवाल पूछने लगे हैं। अगर प्राइसेस रुक गईं, बायर्स गायब हो गए तो क्या होगा? दुबई ग्लोबल शॉक्स के लिए डेंजरसली एक्सपोज्ड है। टूरिज्म भी सुस्त हो रहा है, विजिटर नंबर्स कम, जियोपॉलिटिक्स का दबाव, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे खतरात। अगर इल्यूजन टूटा तो आहिस्ता नहीं टूटेगा बल्कि रातों रात बिखर जाएगा। इमारतें निगलने वाला सहरा नहीं आएगा बल्कि खामोश तबाही होगी। प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे, इन्वेस्टर्स गायब, आधे बने जजीरे और खाली स्काई स्क्रेपर्स, बैंक्स क्रेडिट बंद करेंगे, जॉब कट्स, एक्सपैट फैमिलीज का इनखिला, मॉल्स और मार्केट्स खाली। चंद टूरिस्ट 160 अरब का कर्ज नहीं चुका सकते, लाइट्स बंद, लग्जरी कार्स अनसोल्ड, फ्यूचरिस्टिक गोस्ट सिटीज। और इस बार पड़ोसी भी आसानी से बचा नहीं पाएंगे। सवाल ये नहीं कि दुबई गिरेगा या नहीं, सवाल ये है कि अगर गिरा तो क्या वो दुबई बाकी रहेगा जिसे दुनिया जानती है? क्योंकि जब शहर स्पेकुलेशन, इमेज और डेट पर बनते हैं तो वो ऊपर से अचानक गायब भी हो सकते हैं। रोशनियों के नीचे सब कुछ वैसा नहीं जैसा दिखाई देता है। नाजरीन, अगर आपको ऐसी हकीकी और ताकतवर कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं आप अगली वीडियो किस मुल्क पर देखना चाहते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस करवाई जाती हैं। सोचें, एक ऐसा सैयारा जहां खामोशी भी जानलेवा है और अंधेरा महीनों तक फैल जाता है। मार्स सिर्फ सुर्ख मिट्टी नहीं बल्कि इंसान के ख्वाबों का सबसे बड़ा इम्तिहान है। वहीं एक ऐसा राज छुपा है जिसने नासा के ताकतवर रोवर को भी हमेशा के लिए खामोश कर दिया। मार्स के साथ एक ऐसा संगीन मसला जुड़ा हुआ है जिसे ना साइंस मुकम्मल तौर पर हल कर सकी है और ना ही किसी और तरीके से काबू में लाया जा सका है। कहा जाता है कि मार्स एक बेजान सैयारा है जहां कुदरती तौर पर जिंदगी मुमकिन नहीं। साइंसदानों ने टेक्नोलॉजी के जरिए वहां इंसानों को जिंदा रखने के रास्ते तो तलाश कर लिए हैं, मगर इस खामोश सुर्ख सैयारे के अपने ही कुछ ऐसे फैसले हैं जो इंसानी उम्मीदों को बार बार चैलेंज करते हैं। मार्स पर एक खतरनाक फिनोमेना पाया जाता है जो नासा के मशहूर अपॉर्चुनिटी रोवर की खामोश मौत का सबब बन चुका है। नाजरीन, एक बार फिर खुशामदीद, मगर मार्स के इस मसले पर बात करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर हम अपनी तमाम तर उम्मीदें, वसाइल और जान को दांव पर लगाकर 21 करोड़ किलोमीटर दूर एक बंजर सैयारे से क्यों वाबस्ता किए बैठे हैं। साइंसदानों का मानना है कि ज़मीन पर मौजूद कुदरती वसाइल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, दरिया खुश्क हो रहे हैं और ख़ते इस्तवा के करीब रहना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। अंदाज़ों के मुताबिक साल 2100 तक अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट पर काबू भी पा लें तब भी दुनिया के ज़्यादातर ग्लेशियर्स पिघल चुके होंगे, जिसकी वजह से साफ पानी एक नायाब नेमत बन जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता ज़मीन को किसी बड़ी आफत का सामना करना पड़ गया, जैसे कोई ख़तरनाक वबा, आलमी एटमी जंग या किसी देवहैकल सैयारचे का ज़मीन से टकराना, तो इंसानी तहजीब को बचाने के लिए हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे कभी डायनासोर्स इस दुनिया से ख़त्म हो गए थे। इसी दिन से बचने के लिए इंसान कई बरसों से एक दूसरे घर की तलाश में है, और ये दूसरा घर ज़मीन पर नहीं बल्कि मार्स पर तस्वुर किया जा रहा है। इंसान मार्स पर एक ह्यूमन कॉलोनी बसाने का ख्वाब देख रहा है और मुमकिन है कि वो इसमें कामयाब भी हो जाए। इसी मकसद के लिए साइंसदानों ने हमारे पड़ोसी सैयारे मार्स को मुंतखब किया, क्योंकि मार्स और ज़मीन के दरमियान कई हैरत अंगेज़ मुमासलतें पाई जाती हैं। जैसे मार्स पर एक दिन, जिसे सोल कहा जाता है, तकरीबन 24.6 घंटों पर मुश्तमिल होता है, यानी ज़मीन के दिन से सिर्फ 36 मिनट ज़्यादा। मार्स पर भी ज़मीन की तरह मुख्तलिफ मौसम पाए जाते हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, ख़िज़ां और बहार। अगरचे ये मौसम ज़मीन के मुकाबले में ज़्यादा तवील होते हैं, क्योंकि मार्स का एक साल भी ज़्यादा लंबा होता है। बिल्कुल ज़मीन की तरह मार्स पर भी कदीम दरियाओं, झीलों और बर्फ़ के आसार मिले हैं। मार्स के भी नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं जहाँ बर्फ़ जमी हुई है। पहाड़, वादियाँ, रेगिस्तान और आतिशफिशा, ये सब ज़मीन पर भी हैं और मार्स पर भी। बल्कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा आतिशफिशा ओलिम्पस मॉन्स भी मार्स पर ही मौजूद है, अगरचे कम मिकदार में, मगर मार्स पर ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर भी पाया जाता है। इन्हीं खुसूसियात की बुनियाद पर मार्स को इंसानी आबादकारी के लिए चुना गया है। मगर हकीकत यह है कि मार्स ज़मीन जैसा तो है, लेकिन ज़मीन नहीं है।
वहां पानी के मुंजमद आसार जरूर मिले हैं, मगर वो माया शक्ल में दरिया या नदियों की सूरत में बहता नहीं। मार्स की मिट्टी से बर्फ निकालकर उसे काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए जदीद मशीनरी दरकार होगी। इसी तरह इंसान के लिए दूसरी सबसे अहम चीज ऑक्सीजन है, जो जमीन के एटमॉस्फेयर में तकरीबन 20% है, जबकि मार्स के माहौल में सिर्फ 0.13% ऑक्सीजन मौजूद है और बाकी तकरीबन तमाम कार्बन डाइऑक्साइड है। वहां ऑक्सीजन बनाने के लिए भी जदीद सिस्टम्स दरकार होंगे। इसके अलावा मार्स पर दिन के वक्त भी दर्जा हरारत इंतहाई कम होता है, जो अक्सर -6 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, और रात के वक्त तो सर्दी मजीद बढ़ जाती है। इंसान को जिंदा रखने के लिए मजबूत हिफाजती सूट्स और गर्म शेल्टर्स नागुज़ीर होंगे, और अगर ये सब मसाइल हल भी हो जाएं, तब भी इंसान आज़ादाना घूम फिर नहीं सकता, क्योंकि मार्स का कोई मजबूत मैग्नेटिक फील्ड नहीं जो सूरज की खतरनाक रेडिएशन से बचा सके। ये रेडिएशन इंसान को कैंसर जैसे मुहलिक अमराज में मुब्तला कर सकती है। इन तमाम मसाइल से निपटने के लिए साइंसी दुनिया बरसों से काम कर रही है, जैसे नासा का मॉक्सी प्रोजेक्ट, जो मार्स पर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने पर काम कर रहा है। मॉक्सी गैस को दबाव और हरारत के जरिए ऑक्सीजन में तब्दील करता है, और इसके लिए बिजली सोलर पैनल से हासिल की जाती है। सर्दी से बचने के लिए इन्फ्लेटेबल हैबिटेट्स और जेर जमीन बेसिस का तस्वर दिया गया है। रेडिएशन से बचाव के लिए या तो मार्स की मिट्टी से बंकर्स बनाए जाएंगे या खास हैवी शील्डेड सूट्स और शेल्टर्स तैयार किए जाएंगे। पानी के मसले के हल के लिए जेर जमीन बर्फ को ड्रिलिंग और हीटिंग टेक्नोलॉजी से निकालने पर काम हो रहा है। ये पानी पीने, ज़राअत और ऑक्सीजन बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। खाने के लिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर यानी बंद ग्रीन हाउसेस का मंसूबा बनाया गया है, जहां हर चीज मसनूई तौर पर कंट्रोल में होगी। ये तजुर्बात जमीन पर और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कामयाबी से किए जा चुके हैं, मगर इन सब के बावजूद मार्स पर एक ऐसा मसला है जिसका कोई हतमी हल आज तक नहीं निकाला जा सका, और वो है मिट्टी के खौफनाक तूफान। मार्स पहली नजर में एक खामोश और वीरान दुनिया लगती है, मगर हकीकत में यहाँ मिट्टी के ऐसे तूफान उठते हैं जो पूरे सैयारे को अपनी लपेट में ले लेते हैं। ये आम तूफान नहीं, बल्कि ड्राई आइस यानी जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड के अचानक गैस में बदलने से पैदा होते हैं, जो इंतहाई तेज हवाएं पैदा करते हैं। ये तूफान हर चंद साल बाद पूरे सैयारे को महीनों के लिए अंधेरे में डुबो देते हैं। सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से सोलर पैनल्स नाकाम हो जाते हैं। यही वो तूफान थे जिन्होंने 2018 में नासा के अपॉर्चुनिटी रोवर को खामोश कर दिया। सूरज की रोशनी 96% तक कम हो गई, बैटरी चार्ज न हो सकी, और आखिरकार वो तारीखी पैगाम आया, माई बैटरी इज लो एंड इट्स गेटिंग डार्क। इसके बाद वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। यही वो मसला है जो इंसान को मार्स पर कदम रखने से पहले रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई हम इस सुर्ख सैयारे के फैसलों का मुकाबला कर पाएंगे या नहीं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जरा तसव्वुर करें कि आसमान पर गहरे स्याह बादल एक एक करके हर सिमत फैल जाते हैं। फिजा में अजीब सी घुटन और खौफ उतर आता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं और मूसलाधार बारिश जहाज की खिड़कियों पर मुसलसल ज़रबे लगाने लगती है। ऐसे में मुसाफिरों से भरा एक एयरप्लेन अचानक एक खतरनाक स्टॉर्म के ऐन दरमियान जा दाखिल होता है। जहाज इस शिद्दत से हिचकोले खाता है कि दिल सीने में कांपने लगता है। अंदर बैठे मुसाफिर खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कुछ लोग दुआएं मांगते हैं और कुछ अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हर गुजरता सेकंड यूं महसूस होता है कि जैसे ये आखिरी लम्हा हो। इसी जहाज में एक कम उम्र लड़की बैठी होती है जो अभी जिंदगी के ख्वाब देख रही थी, मगर उसे खबर नहीं होती कि चंद लम्हों बाद उसकी तकदीर का रुख बदलने वाला है। अचानक एक जोरदार धमाका सा महसूस होता है, रोशनी गायब हो जाती है, फिजा चीखों और शोर से भर जाती है, और फिर जहाज का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बिगड़ जाता है। लम्हों में सब कुछ टूट फूट का शिकार हो जाता है। जमीन और आसमान के बीच फर्क मिट जाता है और इंसान खुद को बेबस महसूस करता है। दुनिया यही समझ लेती है कि अब कोई जिंदा नहीं बच सकता और हर उम्मीद खत्म हो चुकी है। मगर कुदरत ने एक और बाब लिख रखा होता है। घने अमेज़न जंगल के दिल में एक जख्मी मगर जिंदा जान सांस ले रही होती है। चारों तरफ दरख्तों की घनी छतरी है, अंधेरा है, खामोशी है और अनजाना खौफ है। वो लड़की दर्द से कराहती है, उसका जिस्म जख्मी है, आंखें सूजी हुई हैं और दिल खौफ से भरा हुआ है, मगर उसके अंदर जीने की एक जिद अब भी जिंदा है। वो खुद को तन्हा पाती है, न कोई आवाज, न कोई मदद, सिर्फ जंगल और उसकी अपनी सांसें। भूख, प्यास, मच्छर और कीड़े उसे कमजोर करते जाते हैं। रातें तवील और दिन बेरहम महसूस होते हैं, मगर वो हार नहीं मानती। वो हर कदम के साथ ये उम्मीद बांधे रखती है कि शायद कहीं इंसान बसते हो,
शायद किसी रास्ते पर निजात मिल जाए। वो जख्मी जिस्म के साथ चलती है, गिरती है, उठती है और फिर चल पड़ती है, क्योंकि उसे मालूम है कि रुक जाना मौत को दावत देने के बराबर है। ये दास्तान सिर्फ एक प्लेन क्रैश की नहीं, बल्कि हिम्मत, सब्र और सर्वाइवल की वो मिसाल है जो हमें याद दिलाती है कि इंसान जब उम्मीद को थाम ले तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। ये कहानी दिल को लर्जा देती है, सोचने पर मजबूर कर देती है और ये एहसास दिलाती है कि बाज औकात मुझसे सबसे तारीक लम्हों में जन्म लेते हैं। सड़क
कर रहे हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।